Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. जैसा कि सर आकिब ने आपको चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, आज मैं आपको करवाऊंगी उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 3-4 ऑप्शंस दी जाती हैं और आपने बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। Which statement is true about liquids? Liquids के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूं कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। सॉलिड में पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं और सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, इसके साथ साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं इसमें पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेफिनेट शेप तो नहीं मगर डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। एंड में बच गया गैस। तो गैसियस फॉर्म में जो भी चीज पाई जाएगी उसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप। तो हम देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट हमसे पूछ रही है कि लिक्विड्स के बारे में इन तमाम स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए इज दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। लिक्विड्स को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब यह है कि उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए और उसके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को खत्म कर दिया जाए। अब मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स के बीच के पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। सेकेंड इज दे डू नॉट फ्लो। जो लिक्विड्स हैं वो आराम से फ्लो नहीं करते। आपको पता है कि तमाम लिक्विड्स, अगर आप वाटर की ही एग्जांपल ले लें तो बहुत आसानी से बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होती मगर इसका वॉल्यूम जरूर होता है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड जो है वो जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप पानी को ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा और अगर आप इसको किसी जग में डालें तो वो जग की शेप इख्तियार कर लेगा। इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसके पीछे वजह यही है कि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती जबकि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है जबकि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि लिक्विड्स के बारे में इन तमाम ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये होगी ऑप्शन नंबर डी, दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। वो अपने कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द पार्टिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 assumptions। आपने अपने इस चैप्टर में पार्टिकल मॉडल पढ़ा। पार्टिकल मॉडल में आपको पता चला साइंटिस्ट ने 3 assumptions की थी। नंबर 1 assumption was कि जितने भी दुनिया में अशिया मौजूद हैं, जो भी चीज मौजूद है वो पार्टिकल्स मतलब जर्रात से मिलकर बनी है। जैसे कि हम कहते हैं कि बूंद बूंद मिलकर समंदर बनाता है, बिल्कुल इसी तरह जर्रे मिलकर कोई सॉलिड चीज बनाते हैं। अब ये जो जर्रात हैं जिनको पार्टिकल्स कहा जा रहा है, ये अपनी जगह पर मौजूद वाइब्रेट करते हैं, मतलब मूव होते रहते हैं। अब सॉलिड में क्योंकि बीच की स्पेसेस कम है तो ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी ही जगह पर, जबकि लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा मूव कर जाएंगे और जो गैसियस स्टेट है उसमें ये पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव कर रहे होंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। हम ऑप्शंस देख के हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी assumption ऐसी है जो पार्टिकल मॉडल का हिस्सा नहीं। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। Which of the statement is incorrect? पूछा गया है कि इन तमाम 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो ठीक नहीं है। नंबर ए ऑप्शन इज all matter is made up of particles that are constantly moving। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम अशिया जो हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं और ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Heating a material affects the movement of particles in it।
ये मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपने चैप्टर में खुद भी पढ़ाया है, मगर मैं एक और दफा आपको रिवाइज करवा दूं कि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है उसमें, और जो उनकी मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। इसका मतलब कि हीटिंग बिल्कुल अफेक्ट करती है ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। सी स्टेटमेंट इज सम मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट मूव। कुछ ऐसा मैटर भी है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं मगर वो मूव नहीं करते। अब ये बात पार्टिकल मॉडल का हिस्सा नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद ना हो और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव ना कर रहे हो। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। हम लास्ट ऑप्शन भी एक दफा रीड कर लेते हैं डिसाइड करने से पहले। ऑप्शन नंबर डी इज व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जब पार्टिकल्स आपस में पास होते हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरी बात कि इसका लॉजिक जो है वो मैं आपको एक और दफा रिवाइज करा देती हूँ। आपको पता है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है यूनिवर्स में वो होता है एटम, जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, और इसी तरह बड़े मॉलिक्यूल्स और बड़े कंपाउंड एलिमेंट्स बनते जाते हैं। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है यूनिवर्स का। अब जब एक एटम दूसरे एटम के पास आता है तो होता यह है कि कुछ एटम्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए, और कुछ ने इलेक्ट्रॉन जो है वो देना होता है खुद स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब उनके आपस का जो इंटरेक्शन है वो लाजिम है। इसका मतलब कि जब भी दो एटम्स आपस में पास आएंगे, इफ दे आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है और दूसरे ने एक्सेप्ट करना होता है ताकि दोनों स्टेबल हो सके। इसका मतलब कि लास्ट हमारी जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, गलत है, तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसा कोई यूनिवर्स में मैटर मौजूद नहीं है जिसके अंदर पार्टिकल्स ना हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। तो मेरे साथ मार्क करें ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। What is happening to the particles when a balloon is filled with air? जब भी हम बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो अंदर के पार्टिकल्स का क्या रद्द-ए-अमल होता है? नंबर ए ऑप्शन इज दे आर अवॉइडिंग ईच अदर। क्या वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज दे आर मूविंग स्लोली। क्या वो पार्टिकल्स बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं? हमारे पास दो और ऑप्शन है, आइए देखते हैं वो क्या है। सी ऑप्शन इज दे आर मूविंग वेरी क्विकली। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्विकली, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है दे आर नॉट मूविंग, वो मूव ही बिल्कुल नहीं कर रहे। अब आपको पता है जब भी हम हवा बैलून के अंदर डाल रहे होते हैं प्रेशर के साथ, तो जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने आपस में कोलाइड करना है, उन्होंने बहुत ज्यादा क्विकली मूव करना है, फास्ट मूव करना है और आपस में भी कोलाइड करना है, जबकि जो बैलून की इनर वॉल है उसके साथ भी जाकर कोलाइड करना है। वो इसीलिए क्योंकि हमने बैलून के अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा कर दिया है। तो हमारी पहली ऑप्शन तो है वो इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि दे आर नॉट मूविंग स्लोली। हमारे एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग वेरी क्विकली। और लास्ट ऑप्शन भी हमारी गलत है। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। मेरे साथ मार्क करें करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम बैलून के अंदर हवा को प्रेशर से डालते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं और आपस में भी कोलाइड करते हैं, और बैलून की वॉल्स के साथ भी कोलिजन से वो बाउंस बैक होते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसके साथ ही हमने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए। चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। द फोर्थ स्टेटमेंट इज द स्प्रेड ऑफ द सेंट ऑफ परफ्यूम अवे फ्रॉम द पर्सन वेयरिंग इट इज कॉल्ड। जब भी आप देखें कमरे के अंदर कोई भी खुशबू लगाता है, परफ्यूम या बॉडी स्प्रे, तो हम कमरे के एक कोने में मौजूद होते हैं, जबकि कमरे के बिल्कुल एंड पे भी मौजूद बंदे को पता चल जाता है कि किसी ने परफ्यूम या फिर खुशबू लगाई है। उसकी क्या वजह है? अगर एक कोने में इतनी डिस्टेंस पे हमने सेंट लगाई है, हमने परफ्यूम यूज किया है, तो वो कमरे के बिल्कुल एंड तक खुशबू किस तरह पहुंचती है? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। नंबर ए इज एगिटेशन, नंबर बी इज डिफ्यूजन, नंबर सी इज डिस्पर्सल एंड नंबर डी इज इवेपोरेशन। नंबर ए एगिटेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं
उसमें मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो आंसर को सिलेक्ट करते हुए। बी इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब आपको पता चला कि हमने जब कोने में खड़े होकर परफ्यूम लगाई तो यहाँ पर जो परफ्यूम मतलब सेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो खुशबू के लेवल है वो ज्यादा है, जबकि जो बाकी एरिया है रूम का वहां पर ये सेंट जो है वो कम है। इसका मतलब कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन वो मूव होगी टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और जो बाकी रूम में मौजूद लोग हैं उन तक भी पहुंच जाएगी। देन इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल होता है फैल जाना। अब वैसे तो खुशबू भी फैल रही है, मगर हमारे पास जो लॉजिक है फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट मिलता है इन डिफ्यूजन। लास्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन। आपको पता है इवेपोरेशन क्या होती है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, पानी जब भी हीट किया जाता है तो वो वेपर्स में मतलब स्टीम में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब यहाँ पर जो हमारी खुशबू है, जो हमारा सेंट या परफ्यूम है, वो इवेपोरेट नहीं कर रहा। तो आपको पता चल गया इवेपोरेशन क्या होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर द डिस्पर्सल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन नंबर बी विच इज डिफ्यूजन। अब हमने कर लिए 4 स्टेटमेंट्स, हम जा रहे हैं लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 5 इज व्हाट हैपेंस इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड। क्या होगा अगर हम गैस के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने तो आपको बताया था कि गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना तो डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम गैस के वॉल्यूम को किस तरह डिक्रीज कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। होता यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, मतलब अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें, तो कंप्रेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था बीच की स्पेसेस का खत्म हो जाना। अब जब बीच की स्पेसेस खत्म हो जाएंगी और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तब गैस जो है उसका वॉल्यूम निकल सकता है, मगर ये वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो आपको पता चल गया कि गैस का वॉल्यूम किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली गैस का वॉल्यूम नहीं होता, अगर उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो फिर वो कंप्रेस हो जाती है और फिर हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द गैस एक्सपैंड्स। अगर हम उसके वॉल्यूम को कम करेंगे तो क्या गैस एक्सपैंड करेगी? बिल्कुल नहीं। गैस का एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाना। ये तब होगा अगर हम इसके ऊपर हीट देंगे, मतलब किसी भी मैटर को अगर हीट किया जाए, गर्मी फराहम की जाए, तब वो अपने साइज से बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। तो गैस जो है वो एक्सपैंड बिल्कुल नहीं करेगी। नंबर 2 इज द प्रेशर इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम तभी मेजर होगा या तभी कंसिडर किया जा सकता है जब हम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें। प्रेशर एक्सर्ट करने से हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर देते हैं और तभी गैस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट हो जाता है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, द प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर जो है वो गैस का इंक्रीज कर जाएगा। फिर भी हम बाकी 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द प्रेशर डिक्रीजेस, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एंड नंबर डी ऑप्शन इज द टेम्परेचर फॉल्स। टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। यूजुअली जब हम प्रेशर ज्यादा करते हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मगर इतना ज्यादा नहीं होता कि वो एक्सपेंशन कॉज कर सके। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, विच इज द प्रेशर इंक्रीजेस। जब भी हम गैस के वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 5। इसके साथ ही हमने आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कर लिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।